प्यार हो जाता है, तब आपका दिमाग कैसे काम करता है? तब आपको ये लगता है कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आपका जीवन है, और तब आप उसके पक्ष में तर्क गढ़ लेते हो। तो आपने हमेशा तर्क उस चीज के लिए गढ़ा जो कि आप चाह रहे थे, चाहे वो पक्ष में गढ़ा चाहे विपक्ष में गढ़ा। और आप अपने जीवन में शुरू से लेकर के अंत तक समझिए कि जब आपकी छोटी सी उम्र थी और आप चॉकलेट के पीछे लग जाते थे, तो आपका जो है स्वरूप कैसा था, आप उसके फेवर में बात करते थे। अब जब बड़े हो गए, आपके चॉकलेट के अलावा आपको चाउमीन पसंद आने लगी है, तो आपके तर्क बदलते हैं। लाइफ में जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, आपकी सिचुएशंस बदलती हैं, आपकी इच्छाएं बदलती हैं, तो हम ज़्यादातर अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनको सेटिस्फाई करने वाले तर्क ढूंढ लेते हैं, है ना। हम में से सबका जीवन जो है अगर कहा जाए तो 3 चरणों में है। एक तो जो है पहले चॉकलेट पर होता है, दूसरा जो है वो फिर हमारी अपनी जो है डिजायर्स पर होता है, जब कैरियर वगैरह के लिए हम जाना चाहते हैं, या गृहस्थ आश्रम के जो डिजायर्स होते हैं, और फिर उन सब से निकल करके जो है हम अपनी जो पर्सनालिटी में रुक जाना चाहते हैं बुढ़ापे में, तो उसके लिए होते हैं। और तीनों जगह आपके 3 अलग अलग तर्क होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक ही तर्क पर नहीं चलता है। बिल्कुल सर। तो तर्क को जो है आप ये मत समझिए कि तर्क जो आपको मिलते हैं वो आपको सच की तरफ ले जा रहे हैं, बल्कि आप ये समझिए कि इसी तरह से सामने वाला भी अपनी परिस्थितियों में अपने तर्कों को गढ़ रहा है, तो वो भी उतना ही सही होगा जितना कि सही आप हैं। बिल्कुल सर। और जिस दिन ये समझ लेंगे उस दिन आप किसी के साथ जो है बहस में उलझेंगे नहीं। अब आप इसी पर जो है हिंदू मुसलमान की बहस उठा करके देख लीजिए, बीजेपी कांग्रेस की बहस को उठा करके देख लीजिए, सवर्ण दलित की बहस उठा करके देख लीजिए, लड़का लड़की की बहस को उठा करके देख लीजिए, सारे बहस आपको समझ में आ जाएंगे कि क्यों होता है। आरक्षण के समर्थन में, आरक्षण के विरोध में, परवेज जो कह रहे हैं कि सड़क बनाना विकास हो सकता है कुछ हद तक, वो सारी बहसें आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सर। मैं हमेशा आपको एक अलग डायमेंशन देने की कोशिश करता हूं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने आपको अंतिम सत्य दे दिया है। आप अगर इतने दिनों से मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सोच का एक और आयाम, एक और क्षितिज खोलने की कोशिश कर रहा हूं। जो आप जानते हो मैं नकार नहीं रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि और भी जानूं। यस सर। और फिर जिंदगी एक दिन रियलाइज करा देगी, जिस दिन रियलाइज करा देगी उस दिन जो है सब सच हो जाएगा। अभी आपका रियलाइजेशन है कि आपको किसी से प्यार नहीं हुआ है, जिस दिन रियलाइजेशन हो जाएगा कि प्यार हो गया है, तर्क बदल जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे भी बदले थे। पहले मैं भी जो है पढ़ा करता था और मुझे भी लगता था कि नहीं यार, लड़की वड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बड़ा गलत चीज़ है। पर एक दिन एक लड़की, खूबसूरत लड़की आंखों के सामने, तो देखते ही मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं शादी तो इसी से करूँगा। फिर उसके प्यार में मैं बिल्कुल पागल हो गया। फिर मेरी पढ़ाई लिखाई भी मैंने छोड़ दी, बस उसको केवल उसको सहमत कराना मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य बन गया। वो सहमत हो गई तो फिर उसके घर वालों को सहमत कराना भी बन गई, और मैं हर जगह तर्क देता चला गया। पर आज मैं करता हूँ ये क्या है, ये मैंने तर्क गढ़े कि जिंदगी में ऐसे गढ़े। सर एक्चुअली सीरियसली टू बी फ्रैंक बोलती हूँ मैं कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो चुका है, तो इसलिए मेरे को अभी इन सब चीजों से नफरत हो चुकी है। तो इसलिए मेरे को ना ये चीजें अब थोड़ा अलग सी फील होती है। रियलाइजेशन ही तो है ना कि तुम्हारी परिस्थितियां तुमको नफरत करा देती हैं। ऐसा बिल्कुल सर। कुछ न कुछ ऐसा सर सूरज जी है। ये सब सुन के सूरज जी अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं जनाब? सर को सब पता है। नहीं, मेरा तो सीरियसली मतलब कुछ ऐसा हुआ था लाइफ में, तो उसके बाद से मैं काफी डिप्रेस्ड में रही हूँ। उसके बाद तो काफी ज्यादा मैंने अपनी स्टडी दोबारा से स्टार्ट करने में काफी टाइम लगा दिया। चलो अब तो शुरू हो गई है ना।
पर मुझे यस लगता सर, है कि ये बिल्कुल जो प्रेम होता है ना जीवन के एक पड़ाव पर, वो होना चाहिए। ये बहुत सर। वो ना इंसान की ना मतलब बुद्धि को हर लेता है। मैं ये नहीं, चीज मैंने ऐसा मानती हूँ। बिल्कुल नहीं माना। मैंने रियलाइज किया कि मेरी बुद्धि ही तब खुली। वरना सोचो, मैं सिर्फ आईएएस बनना चाह रहा था। मैं मतलब क्या होता मैं अगर मैं आईएएस बन जाता तो। ये मेरी वाइफ, तब जो मेरी वाइफ नहीं थी, उनके प्रति जो मेरा प्रेम था, मैं आज अपने आप को एक ज़्यादा जो है बेहतर पाता हूँ। हालांकि ये आज का मेरा आर्गूमेंट हो सकता है, वो तब का आर्गूमेंट हो सकता है, परिस्थितियाँ थी। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आईएएस नहीं बना कभी भी। असफलताएं मिली है मुझको, दो दो बार मिली है, बट आई एम हैप्पी। या हो सकता है कि असफलताओं को स्वीकार करके मैं बनाऊँ, पर एक प्रैक्टिकल मैं ये मान करके चलता हूँ कि प्रेम हमेशा आपको मजबूत बनाता है, अगर प्रेम ओके है। सर। ठीक है। और अगर पहली बार में आप मजबूत नहीं बने तो आपको दूसरी बार भी ट्राई कर लेना चाहिए। नहीं सर, अब हिम्मत ही नहीं बची। ओके, तो चलते हैं। अनिका नहीं है तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि कोई और दिक्कत होगी उसके साथ। बिल्कुल सर। हम लोग जो है बोर्ड ले लेते हैं सबसे पहले। यस सर। गड़बड़ किया मैंने, मुझे ये नहीं लेना था। आज हम लोग को जो है मूल रूप से असत कार्यवाद पर ही बात करनी है। तो एक समय तो एक बोर्ड में लेकर के चल ही रहा हूँ, तो वो बोर्ड मैं आप लोगों को बाद में दे दूंगा। बीच में जो आप लोग की क्लासेस छूटी हुई थी, खासतौर से अनु वगैरह, वो सारी क्लासेस तुम लोगों ने कर लिया है? मेरी सर एक दो क्लासेस रही हुई हैं। क्लासेस सारी अपलोडेड है, कोई भी बीच में छोड़ा नहीं है, तो वो भी देख लेना। सूरज, तुम्हारी भी क्लास ठीक है सर। एक दो बार जो है छूटी हैं, आधी आधी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरी क्लासेस। तो कई छोटी है सर, कभी कभार बीच में नींद भी आ गया तो सो भी करेक्ट गया करेक्ट था। करेक्ट, तो क्लासेस सब अपलोड कर दी हैं, ठीक है ना। जी सर। और ये मान करके चलना कि फिलॉसफी में भी जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको जो है मैं आगे फर्दर और डिस्कस करूँगा। जी सर। ये अनिका बोल रही, अच्छा अनिका का पुराना मैसेज अभी का नहीं है। सर, आगे का जो आपने नोट्स वो करना पड़ा है, वो समझ में आ चुकी है, पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। ऐसे अभी वो समझ सकते हैं, पर ये कर्मवाद जब से आया ना, तब से थोड़ा वो हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है ज्यादातर। चलो ठीक है, बस समझ में आना चाहिए, बस इतनी सी इल्तिजा है, समझ में आती रहे बातें। जहाँ पर दिक्कत होगी वहाँ पर हम लोग और बात करेंगे। ये तो सर, ये सब सिलेबस का क्वेश्चन, हाँ? ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से एग्जाम में? किससे? ये कर्मवाद आपने जो आपने कार्य कर्मवाद जो पढ़ा है आगे वाला क्वेश्चन में। हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भैया, इसको तो छोड़ करके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ओके सर। सूरज का माइक ऑफ करने में जब प्रेजेंटेशन दे दिया था उसको। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये भी आज नाच रहा है। लिखिए जरा, हेडिंग डालिएगा, न्याय वैशेषिक के अनुसार कारण कार्यवाद।
ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं कारण कार्य सिद्धांत। हालांकि इसे हमेशा कारण कार्य सिद्धांत लिखिएगा आप लोग, क्योंकि कारण पहले होता है और कार्य बाद में होता है। हालांकि उल्टा भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है। कारण कार्य सिद्धांत। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? न्याय वैशेषिक। इनका मत क्या माना जाता है? इनके मत को कहा जाता है असत कार्यवाद। अब असत कार्यवाद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले कारण में मौजूद नहीं होता है। लेकिन इसको पढ़ने के पहले एक बात हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि न्याय वैशेषिक के अनुसार कारण कार्य सिद्धांत स्वयं सिद्ध है। कारण कार्य संबंध स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध जब किसी बात को बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है कि उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो हमारी सामान्य बुद्धि इस बात को समझ लेती है कि यह स्वयं सिद्ध है। कारण हमेशा कार्य से पहले आता है। कारण सदैव कार्य से पहले आता है। अब यहीं पर आपको ये कहेंगे कि कारण कार्य में जो संबंध है वो कैसा है। एक नया शब्द आपको मिलेगा, कारण कार्य संबंध कैसा है। तो एक नया शब्द आप लोग आज सीखेंगे और वो है अन्वय। ऐसे लिखेंगे ना, अन्वय। अन्वय व्यतिरेकी संबंध है। यह तर्कशास्त्र विकास में यूज होने वाला एक शब्द है, अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी को कैसे हम समझें? तो यहीं पर आप समझिएगा कि अन्वय का मतलब होता है एक की उपस्थिति से दूसरे की उपस्थिति सिद्ध होना। और व्यतिरेकी क्या है? व्यतिरेक शब्द होता है, व्यतिरेकी नहीं। यहां पर चूंकि संबंध है तो व्यतिरेकी लिया। व्यतिरेक का मतलब है कि एक की अनुपस्थिति से दूसरे की अनुपस्थिति का सिद्ध होना। अब इसको कैसे समझेंगे आप? ये जरा समझने की कोशिश करिए। मैं इस बात को समझाता हूं आपको, एक उदाहरण लेता हूं अन्वय व्यतिरेकी का। अन्वय व्यतिरेकी में मैंने माना कि एक एग्जांपल हम लोग इस तरह से लेते हैं कि एक दिन जो ऐसा होता है कि निधि, परवेज, अनूप, सूरज सब बीमार पड़ जाते हैं। अब जांच होती है कि ये कैसे बीमार पड़े। तो पता चला कि कल ये लोग, इनके पड़ोस में एक शादी थी, ये मेहमान नहीं थे और ये लोग नया कपड़ा पहन करके शादी बारात में घुस गए।
अब बारात में देखा गया कि जाने वाले ज्यादातर लोग बीमार पड़े हैं, या ये मान लिया कि लोगों ने आपस में पार्टी की और आपस में पार्टी में इन लोगों ने पूड़ी खाया, पुलाव खाया, मटर पनीर खाया, रसगुल्ला खाया, दही बड़े खाए, सब खाया इन लोगों ने। तो ये देखा गया कि आप में से कुछ लोगों ने, जैसे कि कुछ लोगों ने पुलाव खाया है और कुछ लोगों ने पुलाव नहीं खाया है, और साथ में अनिका भी गई हुई थी, और अनिका के साथ में एनी भी गई हुई थी, एनी के साथ राम समूज भी गए हुए थे। चलिए सभी बच्चों को ले लेते हैं। अब क्या होता है कि ये देखा गया कि निधि, परवेज, अनूप, सूरज, इन सब लोगों ने पुलाव खाया और सब बीमार पड़े। तो पुलाव खाना और बीमार पड़ना ये साबित हो जाता है कि सब ने पुलाव खाया। बाकी आप में से सब लोगों ने कुछ आइटम खाया है और कुछ आइटम किसी ने नहीं खाया है, लेकिन पुलाव आप सबने खाया है और सब बीमार पड़े हैं। लेकिन वहीं पर देखा गया, तो ये अन्वय है, एक की उपस्थिति से दूसरा साबित हो जाता है। लेकिन वहीं पर देखा गया कि अनिका, एनी, राम समूच, ये तीन लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि आप लोग जो है नहीं खाते हैं, ये लोग जो है पुलाव नहीं खाते हैं, ये पुलाव नहीं खाते हैं और ये बीमार नहीं पड़ते, जबकि इन लोगों ने बाकी सभी चीजें खाई हैं। इन लोगों ने सिर्फ पुलाव नहीं खाया है। तो पहले सभी ने पुलाव खाया है और सब बीमार पड़े हैं, तो ये अन्वय है। पुलाव इतने लोगों ने नहीं खाया और इतने लोग ही बीमार नहीं पड़े हैं, यह व्यतिरेक है। एक की उपस्थिति दूसरे को साबित कर देती है, एक की अनुपस्थिति दूसरे की अनुपस्थिति को साबित कर देती है। क्या अन्वय और व्यतिरेक आप लोग की समझ में आया, या मैं इसको लिख करके क्लियर करूं? यस सर, आ गया समझ। सूरज समझ आ गया सर। आ गया ना? अनु है कि नहीं है? यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। समझ में आया तुझे? सर मैं इस बात से कंफ्यूज थी कि लास्ट क्लास मेरी शायद नहीं हुई है, तो वही मैं सर्च कर रही थी दूसरे फोन में। सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, 8 अक्टूबर ही हमारा लास्ट क्लास हुआ था ना सर? हाँ, तो फिर मेरा कोई मिस नहीं हुआ है सर, 8 तारीख को मैंने किया था। अरे अन्वय व्यतिरेक समझ में आया? सर वही तो मैं सुन नहीं रही थी सर, मैं दूसरे फोन में देख रही थी आपका प्लेलिस्ट। तो ये मूर्खता है अनु। अन्वय व्यतिरेक एक इंपॉर्टेंट शब्दावली है, और जब मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं तो तुम उसको सुन ही नहीं रही हो, तो दर्शन शास्त्र कैसे समझोगे? मतलब तुम्हारा क्या है कि पास्ट में तुमने क्या खोया है उसको तुम प्रेजेंट में खो दे रही हो। उसके चक्कर में, पास्ट के चक्कर में तुम प्रेजेंट को खो रही हो। मैंने पहले भी एक थ्योरी के बारे में बात की ना, प्रेजेंट पावर ऑफ नाउ, तो उसमें ही रहो, ठीक है? तो अब अन्वय व्यतिरेक तुम इस वीडियो को सुनना, नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में पूछना। मैं आज इसको खत्म कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहां पर क्या हो जा रहा है? तो ये कह रहे हैं कि कारण और कार्य के बीच का संबंध कैसा है? अन्वय व्यतिरेकी संबंध है। मतलब क्या है? अब इसी चीज को जो है हम फिर से डिफाइन करें अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि
कारण के होने पर कार्य भी होगा। कारण के होने पर ही कार्य होगा। ठीक है ना? कारण के होने पर ही कार्य होगा। यह क्या हुआ? अन्वय की व्यतिरेक। और कारण के न होने पर कार्य भी नहीं होगा। ये क्या है? व्यतिरेक है। तो कारण के होने पर कार्य होगा और कारण के न होने पर कार्य नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो है एग्जाम्पल है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? वही कि पुलाव खाने पर आपको दस्त लगी, यह अन्वय है। और इसका मतलब कि आपके दस्त का कारण क्या है? पुलाव है। और पुलाव नहीं खाया, कारण नहीं है, तो दस्त नहीं लगी। तो कारण के होने पर कार्य होगा और कारण के नहीं होने पर कार्य नहीं होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कारण कार्य संबंध कोई गुप्त संबंध नहीं है। कारण कार्य संबंध गुप्त संबंध नहीं है। ये जग जाहिर है, स्वयं सिद्ध है। जो चीज स्वयं सिद्ध नहीं होती है, सिद्ध उसी को करना है। गुप्त संबंध नहीं है, फिर कैसा है? स्वयं सिद्ध संबंध है। ठीक है? यह आगे लिखिएगा जरा। यह उन दो घटनाओं के मध्य रहता है। यह उन दो घटनाओं के मध्य रहता है जिनमें एक सदैव दूसरे के पहले आए। जिनमें एक सदैव दूसरे के पहले आए। आगे लिखिएगा जरा। न्याय वैशेषिक के अनुसार, पैरा चेंज करके लिखिएगा। न्याय वैशेषिक के अनुसार कारण कार्य संबंध न्याय वैशेषिक के अनुसार कारण कार्य संबंध का ज्ञान न तो जन्मजात है, का ज्ञान न तो जन्मजात है और न इसका अनुभव ही होता है। न तो जन्मजात है और न ही इसका अनुभव होता है। यानी कि वो संबंध को आप अनुभव में नहीं लाते हैं। फिर क्या होता है? इस संबंध से जुड़े दोनों पदार्थों का अनुभव होता है। इस संबंध से जुड़े दोनों पदार्थों का
अनुभव होता है। यह संबंध अपने आप में अनुभवजन्य नहीं है। यह संबंध अपने आप में अनुभवजन्य नहीं है। यह संबंध अपने आप में अनुभवजन्य नहीं है। जब दो पदार्थ सदैव एवं अनिवार्य रूप से सर ये लाइन दोबारा रिपीट कर दीजिए एक बार। जब दो पदार्थ सदैव एवं अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ काल क्रम में, थोड़ा सा चेंज करिएगा, एक दूसरे के साथ काल क्रम में आगे पीछे मिलते हैं, तब इनमें कार्य कारण संबंध स्थापित कर लिया जाता है। तब इनमें कार्य कारण संबंध स्थापित कर लिया जाता है। अब यहीं पर एक अगला पॉइंट लिखिएगा, न्याय वैशेषिक बहुकारणवाद, न्याय वैशेषिक बहुकारणवाद यानी प्लूरलिटी ऑफ कॉजेज में विश्वास नहीं करता है। में विश्वास नहीं करता। अब सवाल ये उठता है कि ये नया शब्द मिल गया कि बहुकारणवाद, ये क्या है? तो बहुकारण के अनुसार क्या होता है कि एक नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जहां पर बहु जो है हर झगड़े का कारण हो उसे बहुकारणवाद बोलते हैं। क्लियर है सबको? जहां पर बहु ही हर झगड़े का कारण हो उसे बहुकारणवाद कहते हैं। गलत है सर। तो क्या सास होती है आपके? बहु मतलब बहुत मेनी। ऐसा चलो, मतलब इसीलिए विद्वान स्टूडेंट का साथ में होना हमेशा फायदेमंद होता है। कम से कम टीचर गलती नहीं कर सकता है। तो अब सूरज हम लोग मान करके चलते हैं कि पढ़े लिखे आदमी हैं, तो जो बोल रहे हैं उसको मान लिया जाए, ठीक है ना? तो बहुकारणवाद तब क्या हो जाएगा?
बहुकारणवाद के अनुसार एक घटना के अनेक कारण होते हैं। एक घटना के अनेक कारण होते हैं। न्याय वैशेषिक का कहना है कि बहुकारणवाद को सत्य मानने पर अनुमान से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लिखे जरा, न्याय वैशेषिक का कहना है कि बहुकारणवाद को, न्याय वैशेषिक का मानना है कि बहुकारणवाद को सत्य मानने से अनुमान से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सर रिपीट। हाँ, जरूर कर देंगे। न्याय वैशेषिक का कहना है कि बहुकारणवाद को सत्य मानने पर अनुमान से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अनुमान से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब जरा फिर से पुरानी घटना पर हम लोग आ जाते हैं। न्याय वैशेषिक के अनुसार कारण 3 प्रकार के होते हैं। कारण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहले को आप कह लीजिए उपादान कारण। उपादान कारण को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? मैटेरियल कॉज। दूसरे को क्या लिख सकते हैं हम? पहले भी क्लास में पढ़ाया जा चुका है आप लोग को, असमवायी कारण। चिंता मत करिएगा, ये सब जब न्याय पढ़ाऊंगा तो फिर नए सिरे से पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई कहीं पर दिक्कत ना हो। नॉन मैटेरियल कॉज। और तीसरा निमित्त कारण। एफिशिएंट कॉज। तो ये 3 तरीके से कारण की गणना यहां पर की गई है। अब इनमें से अगर एक एक करके हम करें तो सबसे पहले आइए उपादान कारण पर चर्चा करें। उपादान कारण क्या होता है?
कि जिस द्रव्य से किसी वस्तु की उत्पत्ति हो, जिस द्रव्य से वस्तु की उत्पत्ति हो, जैसे घट के लिए मिट्टी और पट के लिए तंतु। ठीक है ना? असमवायी कारण किसे कहेंगे? तो असमवायी कारण में हम लोग ले लेते हैं कि उपादान कारक कारण को मैं एक और शब्द दे देता हूं, कच्चा माल। अतिरिक्त जो कारक हैं, निमित्त कारण को छोड़कर, उन्हें हम असमवायी कारण कहते हैं। जैसे घट का उदाहरण ही हम ले लें, तो घट के उदाहरण में केवल जो है मिट्टी ही तो नहीं जरूरत पड़ेगी आपको, मिट्टी के अलावा थोड़ा राख, ताकि जो है बढ़िया से साना जा सके, आग जिसमें कि घट पकाया जा सके, उसको सानना, मिट्टी को जो है तैयार करना कूट पीट करके, उसको सानना या गोथना, एक ही शब्द हम कर लेते हैं, सानना या गोथना हो गया। उसको पीटा भी जा सकता है। तो ये सब जो कारक हैं, पानी भी रख लीजिए, बिना पानी के कैसे आप सानेंगे आदि, ये सब क्या होंगे? असमवायी कारक होंगे। और निमित्त कारण क्या होगा? जो आकार दे, जैसे घट के उदाहरण में कुम्हार, पट के उदाहरण में बुनकर, और जगत के उदाहरण में ईश्वर या ब्रह्म। ये तीनों क्लियर हो गए आप लोगों को? यस सर। किसी को डाउट है इस पर? पूरा देख लीजिए। कोई प्रश्न किसी के मन में हो? नहीं? तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। जरा लिखिएगा, अगला पन्ना जरा आप लोग तैयार करिए, पैरा चेंज करके लिखिएगा। कारण कार्य संबंध में, कारण कार्य संबंध में उपादान कारण को लेकर के एक प्रश्न उभरता है। कि क्या
कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, थोड़ा सा रिपीटेशन इसलिए ले रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से बच जाए, बस जाए, बज न जाए, बजाइएगा मत। डज द इफेक्ट pre-exist in its material cause? ये एक सवाल है। इसका उत्तर हम लोगों ने देखा था कि भारतीय दर्शन इसका उत्तर दो विचारधाराओं पर देने की कोशिश करता है। पहले को हम कहते हैं सत्कार्यवाद, और दूसरे को हम कहते हैं असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद के भी दो रूप हम लोगों ने देखे हैं। एक को हम कहते हैं परिणामवाद, और दूसरे को हम कहते हैं विवर्तवाद। परिणामवाद के जो है प्रमुख विचारक कौन है? सांख्य योग। सांख्य योग। विवर्तवाद के प्रमुख विचारक कौन है? शंकराचार्य। और असत कार्यवाद के प्रमुख विचारक कौन है? तो ये न्याय वैशेषिक हैं। ठीक है। अब सत्कार्यवाद हम लोगों ने पूरी तरह से देख लिया है, तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए? असत कार्यवाद पर फोकस करना चाहिए। तो आइए जरा असत कार्यवाद को देखते हैं। असत कार्यवाद के पक्ष में न्याय वैशेषिकों का तर्क। पहला तर्क है, लिखिएगा जरा। यदि कार्य पहले से ही उपादान कारण में विद्यमान रहता है, यदि कार्य पहले से ही उपादान कारण में विद्यमान रहता है, तो फिर उसके उत्पन्न होने का क्या अर्थ है? तो फिर उसके उत्पन्न होने का क्या अर्थ है?
उदाहरण के लिए, यदि घट मिट्टी में पहले से ही विद्यमान है, यदि घट मिट्टी में पहले से ही विद्यमान है, तो फिर मिट्टी से घट का निर्माण अनावश्यक और निरर्थक हो जाएगा, अनावश्यक और निरर्थक हो जाएगा। दूसरा कारण लिखिएगा, दूसरा तर्क, यदि कार्य पहले से ही उपादान कारण में विद्यमान है, विद्यमान है, तो फिर इसे उत्पन्न करने के लिए यदि कार्य पहले से ही, दूसरा कारण लिखिएगा, यदि दूसरा तर्क, यदि कार्य पहले से ही उपादान कारण में विद्यमान है, यदि कार्य पहले से ही उपादान कारण में विद्यमान है, तो फिर इसे उत्पन्न करने के लिए निमित्त कारण व्यर्थ प्रयास क्यों करें? तो फिर इसे उत्पन्न करने के लिए निमित्त कारण व्यर्थ प्रयास क्यों करें? तीसरा, यदि कार्य पहले से ही अपने उपादान कारण में विद्यमान है, तो यदि कार्य पहले से ही अपने उपादान कारण में विद्यमान है, तो फिर दोनों को दो अलग अलग नामों से क्यों पुकारा जाता है? कारण और कार्य दोनों को एक ही नाम से पुकारा जाना चाहिए। कारण और कार्य दोनों को एक ही नाम से पुकारा जाना चाहिए। चौथा पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट, यदि कार्य पहले से ही उपादान कारण में स्थित है, यदि कार्य पहले से ही उपादान कारण में स्थित है,
तो दोनों एक दूसरे से भिन्न क्यों माने जाते हैं? तो दोनों एक दूसरे से भिन्न क्यों माने जाते हैं? अगला लिखिएगा, पांचवा तर्क। यदि कार्य अपने उपादान कारण में पहले से ही उपस्थित है, यदि कार्य अपने उपादान कारण में पहले से ही उपस्थित है, पहले से ही उपस्थित है, तो फिर कार्य और कारण दोनों का समान व्यवहार तो फिर कार्य और कारण दोनों का समान व्यवहार क्यों नहीं होता? जैसे कि सुराही जैसा ही मिट्टी में पानी रखने का काम, सुराही जैसा मिट्टी में पानी रखने का काम क्यों नहीं लिया जाता है? अगला तर्क लीजिएगा, कार्य और कारण के रूप या आकार में कार्य और कारण के रूप या आकार में रूप का या आकार का अंतर अवश्य होता है या अनिवार्य रूप से होता है। जैसे कि सुराही और मिट्टी के लोंदे में, जैसे सुराही और मिट्टी के लोंदे के आकार में अनिवार्य रूप से अंतर पाया जाता है। अंतर अवश्य पाया जाता है। यदि सुराही या घट मिट्टी के लोंदे में पहले से ही विद्यमान है, यदि सुराही अथवा घट मिट्टी के लोंदे में पहले से ही विद्यमान है, तो फिर दोनों के आकारों में अंतर क्यों है? तो फिर दोनों के आकारों में अंतर क्यों है? यदि यह कहा जाए कि मिट्टी के लोंदे में जो रूप नहीं है, यदि यह कहा जाए
कि मिट्टी के लोंदे में जो रूप नहीं है वह घट में है। वह मिट्टी के लोंदे में है, मिट्टी के लोंदे में नहीं है। क्या लिखा, जरा पढ़ करके बताइएगा। थोड़ा सा मैं लाइन बनाने में टूट गया। यदि यह कहा जाए कि मिट्टी के लोंदे में जो रूप नहीं है वह घट में है, वह घट में है, हाँ ठीक है, वह घट में है, तो इसका अर्थ यह होगा कि शून्य से कुछ उत्पन्न हुआ है। तो इसका यह अर्थ होगा कि शून्य से कुछ उत्पन्न हुआ है। यदि यह कहा जाए कि मिट्टी के लोंदे में जो रूप नहीं है वह घट में है, तो इसका अर्थ यह होगा कि शून्य से कुछ उत्पन्न हुआ है। परंतु ऐसा सोचना नियम विरुद्ध है, क्योंकि ऐसा सोचना नियम विरुद्ध है। यह सर्वमान्य नियम है कि शून्य से शून्य की ही उत्पत्ति होती है। अब पैरा चेंज करके जरा लिखिएगा। कि उपरोक्त तर्कों के आधार पर न्यायवैशेषिक असत कार्यवाद का सिद्धांत सिद्ध करते हैं। असत कार्यवाद का सिद्धांत सिद्ध करते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक घटना की उत्पत्ति नए सिरे से होती है, इसलिए इसे आरंभवाद भी कहा जाता है। आरंभवाद भी कहा जाता है। अब मैं एक चीज चाहता हूं आप लोगों से कि इसके पहले कि मैं शंकर का विवर्तवाद पढ़ा हूं, मैं आज शंकर का विवर्तवाद भी दूंगा, कंप्लीट करूंगा इस पूरे चैप्टर को। पर मैं ये चाहता हूं कि जरा आप लोग कंपेयर करिए कि जो सत्कार्यवाद ने असत कार्यवाद के विरुद्ध तर्क दिए हैं और अपने पक्ष में तर्क दिए हैं, जरा उनको एक बार पढ़िए और फिर असत कार्यवाद के जो तर्क दिए गए हैं उनको एक बार पढ़िए। ये तीन अलग अलग चीजें होंगी। पढ़ने के बाद आपको देखिए कि क्या एक ओवरऑल आइडिया बन रहा है कि सभी जगहों पर एक ही बात को, एक ही तरह को कभी
सकारात्मक रूप से लिया गया है तो कहीं पर नकारात्मक रूप से लिया गया है, और आपस में जरा डिस्कस करिए। मैं क्लास में जरा पढ़ने पढ़ करके देखिए, पढ़ करके देखिए और डिस्कशन करिए, तब समझ में आएगा। मुझे तो लगता है कि जैसे किसी क्लास की उत्पत्ति है कि क्लास में डिस्कशन चल रहा है, इधर से सत्कार्यवाद के पक्ष में कोई तर्क दे रहा होगा, इधर से न्याय वैशेषिक से संबंधित लोग असत्कार्यवाद के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। तो ऐसा और ऐसे हुआ क्योंकि शास्त्रार्थ होते थे ना पहले, एक जी सर, ग्रंथ रचा जाता था तो दूसरा ग्रंथ उसको काउंटर करता था। इसी वजह से भारत में उस समय वैज्ञानिक विकास काफी बड़ी मात्रा में हुआ है, ये निरंतर चला है। तो आप जरा एक बार पढ़ करके आपस में डिस्कशन करिए कि क्या क्लियरिटी आ रही है। मैं चाहता हूँ कि दर्शन शास्त्र की क्लास को दर्शन शास्त्र के माहौल में रखिए। मैं एक मिनट आप ये पानी वगैरह की व्यवस्था करके, अनुज जी होते तो मजा आ जाता। अनुज जी ज्यादा बढ़िया करते हैं। आप लोग जरा जो है डिस्कशन करिए, मैं आ रहा हूँ। सूरज जी, अच्छा कल वाला किन्हीं के पास लिखा हुआ तो फटाक से भेज दीजिए था 8 तारीख वाला। एक काम करते हैं, एक सत्कार्यवाद को बोलेगा और दूसरा असत्कार्यवाद को बोलेगा, ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब साथ के साथ बोलते रहते हैं ना, एक एक करके। ठीक है। सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए कई तर्क दिए हैं। उसमें पहला तर्क यह है कि यदि कार्य पहले से ही अपने उपादान कारण में विद्यमान ना हो तो फिर आकाश कुसुम जैसी काल्पनिक एवं वास्तविक सत्ताओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ऐसी हालत में कार्य की भी कभी उपस्थिति संभव नहीं हो पाएगी। आपने लिखा था 8 तारीख को? 8 को तुम क्लास में ही नहीं था। ओके, तो मैं मतलब बोलते हो, यदि कार्य पहले से ही अपने उपादान कारण में विद्या से काल्पनिक एवं वास्तविक सत्ताओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ऐसी हालत में कार्य भी कभी भी उपस्थिति संभव नहीं हो पाएगी कार्य की। दूसरा इन्होंने तर्क दिया है, कार्य अपने उपादान कारण के अभिव्यक्ति मात्र है। कार्य कारण का अव्यक्त रूप है और कारण कार्य का व्यक्त रूप है। निमित्त कारण का केवल इतना ही काम है कि वह कारण के अव्यक्त कार्य को व्यक्त कर दे। और तीसरा इसका ये तर्क है, यदि किसी भी कारण से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, वरन विशिष्ट कारण से ही विशेष प्रकार का कार्य सिद्ध होता है। जैसे दूध से ही दही बनेगा और तिल से ही तेल निकलेगा, और यदि ऐसा ना होता तो पानी से दही और आलू से तेल निकाला जा सकता था। चौथा तर्क इन्होंने दिया है सत्कार्यवादियों ने, यदि कार्य पहले से ही अपने कारण में विद्यमान ना हो तो उसके उत्पन्न होने का अर्थ होगा शून्य से किसी वस्तु का उत्पन्न होना। परंतु ऐसा मानना गलत होगा, क्योंकि शून्य से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए यह मानना आवश्यक है कि कार्य अपने कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है और उसी से उसका व्यक्त रूप निकलता है। पांचवा इनका तर्क है, कार्य अपने उपादान कारण का ही एक सार रूप होता है। कार्य और कारण एक ही वस्तु के व्यक्त और अव्यक्त रूप होते हैं। जैसे तेल तिल का और दही दूध का सार कहा जा सकता है। 5 इनके सत्कार्यवादियों के तर्क थे। अब आप ये पढ़ दीजिए असत्कार्यवादियों के, मेरा ना थोड़ा गला दर्द हो रहा है। डिस्कशन करना है, पढ़ना थोड़े है।
अच्छा, आपके हिसाब से क्या सही है, असत्कार्यवाद सही है या सत्कार्यवाद सही है? ज्यादा करीब आप किसके पाते हैं? सॉरी, मैं माइक को ऑफ करके बात कर रही थी खुद से ही। सत्कार्यवादी कैसे? बोलिए बोलिए। सत्कार्यवादी वाले भी अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और असत्कार्यवादी भी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तर्क देते हैं, एक तर्क देते हैं। जैसे सत्कार्यवाद अगर कहता है कि कार्य में पहले से ही उपादान कारण में पहले से ही कार्य मौजूद होता है, कारण में विद्यमान है। हाँ, तो मेरा इस पे है, जैसे हमारे समाज में कहा भी जाता है कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, मतलब दाना जो है खाना कार्य हो गया, ये और दाना जो है कारण। तो नहीं, खाने वाला जो है आप ये एग्जांपल ले नहीं सकते ना इसमें। कैसे नहीं ले सकते, बताइए। दाने दाने पे, ये तो कहावत है ना, और दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हमारे समाज में जो बातें आई हैं इन्हीं दर्शनों से छटके आई हैं। जब अगर लिखा गया है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये सत्कार्यवाद के पक्ष में जा रहा है। तो कार्य क्या हुआ? कार्य तो खाना हुआ ना, खाना कार्य हुआ, और दाना कारण नहीं है। फिर से दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। हाँ। तो इसमें दाना जो है वो कार्य है। कैसे? नहीं, दाना कारण है और जो खाने वाला है वो कार्य है। मैं वही तो बोल रही हूँ कि खाने वाले का कार्य है खाना, और दाना है कारण नहीं कह सकते, क्या बोल रहे, कारण। हाँ, सॉरी, लेकिन इसका कारण क्या बनेगा? ऐसा ही हो सकता है ना कि मिट्टी से घट बनना वही कारण होगा ना। मैं आपको ना ये भेजती हूँ अपने ना, आप एक बार पढ़। सूरज जी, सत्कार्यवादी ये कहते हैं कि हमेशा कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कि तो कोई सत्कार्यवादी, एक मिनट, निधि जी पढ़ के सुनाए। उसमें सीधा लिखा हुआ है कि हर एक कार्य जो है वो कारण में पहले से होता है। हाँ, यस, वही है ना। तो जैसे कि एक बीच में एक पेड़ होता ही है, ऐसा। तो अब हम इस वाक्य में हम अब घुसाते हैं इसको कि जैसे है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का ना, तो इसमें ये कह रहा है सत्कार्यवाद, इसको कह रहा है कि जो भी दाना है उसका नियति पहले से रचा हुआ है कि वो उसका खाने वाला पहले से फिक्स है, यानी यही है वो चीज। मैं वो कंफ्यूज इसलिए हो रही है क्योंकि वो दाना है ना, वो दाने को पकड़ के चल रही है। हमें ये नहीं सोच रही है कि वो खाया जाएगा, यानी वो कारक होगा, वो कारण है चाहे खाने वाला वो नियति पहले से लिखी गई इसके लिए। जैसे कि कोई जैसे सुनिए, इसमें इस वाक्य का मतलब है कि मान लीजिए परवेज आज एक रोटी खाए, तो उस रोटी के बनने से पहले ही लिखा हुआ था, मतलब उस जिस गेहूं से रोटी बना उस गेहूं पे ही लिखा हुआ था कि इसको परवेज खाएंगे। यह है सत्कार्यवाद। यस, और सत्कार्यवाद की सिर्फ नहीं मानता, कारण है ही नहीं। अगर अब मेरा टिप्पणी है, अब हम असत्कार्यवाद की तरफ से इसमें टिप्पणी देना चाहेंगे कि अगर हर एक दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ है तो हर एक व्यक्ति को पता है कि मेरा खाना पहले से रखा हुआ है, तो वो काम क्यों करेगा? और अगर वो काम नहीं करेगा, अनाज नहीं पैदा करेगा, तो खाएगा क्या? हाँ, तो इसमें भी एक वही है ना कि जहाँ पे
का एग्जाम में कैसे दिए? 2 मिनट सोचने, 2 ही मिनट। सोचिए। सूरज जी मैंने आपको भेजा है। अच्छा, आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ जाएगी ना वैसे? हाँ मेरा तो काफी बढ़िया है। एक बार पढ़ लीजिए। हेलो जी यस सर। सर। जी सर। ये बाकी से काम आ गए। वो तो डिस्कशन से सारे लोग गायब हो गए। मेरा एग्जांपल सर के ऊपर से लगता है चला गया। अभी यहाँ पे थोड़ा जितना समझ में आया उसके हिसाब से मैं एक एग्जांपल दूंगा सर कि दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। ये मतलब समाज में धारणा पहले से है। सर ये क्या सत्कार्यवाद में लिया जा सकता है क्या? क्या चीज? सर यही वाली कहावत जो है ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। नहीं, इसमें कारण कार्य का संबंध नहीं है कि एक चीज से दूसरी चीज पैदा हो रही है। मैं सर वही तो समझा रही हूँ, तो दोनों ही उलझ गए, तो फिर इनको समझ नहीं आता, तो फिर मैं कंफ्यूज होगी कि शायद मुझे नहीं समझ में आया। नहीं, एक चीज से दूसरी चीज जब पैदा होगी तब आप बोलेंगे ना कि ये कारण कार्यवाद है। खाना ये तो भाग्यवाद है सर ये तो भाग्य है। सर जब दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले खाना, तो उसमें भाग्यवाद भी आएगा, बट कार्यवाद भी आएगा ना सर, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर लिखा हुआ है, जैसे कि हाँ इसकी रोटी यही है। पहली चीज इसको समझो कि एक चीज से दूसरी चीज की उत्पत्ति होनी चाहिए, वो कारण कार्यवाद है। सर दाना रहेगा तभी उसको खाया जाएगा सर। दाना उत्पन्न नहीं हो रहा ना उससे। ये एक अलग बात है। वो तो जो है कि भूख का मिटना सर। हाँ, तो भूख का मिटना और अनाज का होना या अनाज का खाया जाना, ये एक अलग कारण है। लेकिन दाने पे नाम लिखे होने की वजह से दाना खाया जा रहा है, यह भाग्यवाद है। इसमें उत्पत्ति नहीं है, कोई नव निर्माण है क्या, कोई नया क्रिएशन हो रहा है क्या? नहीं सर। आप समझिए कि क्या आप उसको कारण मान सकते हैं? जैसे घट से मिट्टी से घट बना, तो एक नव निर्माण हो गया, चाहे सत्कार्यवाद में मानिए चाहे असत्कार्यवाद में मानिए, लेकिन एक नया निर्माण तो आपके सामने है ना, एक नई उत्पत्ति तो है ना। यहाँ पे किस चीज की उत्पत्ति है? भूख का मिटना। भूख का मिटना, अनाज पर नाम लिखने से अनाज के चबाए जाने से इमीडिएट कारण को लीजिए। आप लोगों ने जब पीछे जो है कारण कार्य सिद्धांत पढ़ा था जब पहली क्लास में, तो वहां पर मैंने बताया था कि कुछ चीजें जो पहले हैं, लेकिन उनको हम जैसे कि मिट्टी की उत्पत्ति में कुम्हार के बाप को भी कारण मानेंगे क्या है आप? नहीं सर। वो भी तो है ना। तो क्या ये सेम तरफ नहीं है आपका? अब तो क्लियर हो गया, गलत है सर। ठीक है, नहीं ये तो एग्जाम में ऐसा ही लिख के आ जाता है। हाँ, अगर एग्जाम में क्या जाते तो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए बेटा ये चीज होता है कि जो डिबेट से निकलता है वो बाहर नहीं निकल रहा है। अब मुझे लगता है कि अगर संकट का विवरण अगर हम करूं तो और लंबा चला जाएगा, तो 11:30 बज जाएगा। तो आज के लिए रुके, संकट का विवरण कर ले लें। बिल्कुल सर। है ना, बहुत लंबा चला जाएगा। तो कल मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ। हाँ बोलो। सूरज जी और परवेज जी, क्या हम कल इसी चीज पे एक छोटा सा डिस्कशन रख सकते हैं क्या, कि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद को दोनों को एक बार दोबारा से डिस्कस कर ले वीडियो कॉल पे? ओके सूरज जी, सूरज जी ने पूछ लीजिए, तो उन्हीं के पास टाइम नहीं है ना।